हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो पर। पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। जितने भी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन की संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है वो है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे ज़्यादा आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा है और उनका मकसद यही था कि भारत की जितनी भी पूंजी है उसको उठाकर ले जाना, अपने यहाँ रख लेना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, आर्थिक। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सुमेलित करते हैं। जैसा कि सूची फर्स्ट में लिखा हुआ कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण, और सूची सेकंड में उनकी विशेषता लिखा हुआ है। तो पहला जो लिखा हुआ है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण, वाणिज्यिक चरण, जो 1757 से लेकर 1813 तक चला है। तो इसकी विशेषता थी कि एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। और सेकंड है औद्योगिक चरण जो कि 1813 से 1860 तक चला है और इसकी विशेषता था कि मुक्त व्यापार का काल। और थर्ड है वित्तीय पूंजीवाद, 1860 से लेकर 1947 तक रहा है और इसकी विशेषता है ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजों की लूट प्लासी के युद्ध के पश्चात क्या हो गया था कि ये महत्वपूर्ण घटना ऐसी है, प्लासी का युद्ध, कि उसके बाद अंग्रेज क्या करने लगे थे? लूटना शुरू कर दिए थे। भारत में जितना भी था, जो भी कुछ भी था, सबको लूटना शुरू कर दिए थे। सबको यहाँ से लेके जाना उनका मकसद हो गया था कि यहाँ की जितने भी चीज़ें हैं सब अपने इंडिया से अपने देश उठा ले जाएं। तो कौन सी घटना के बाद लूटपाट शुरू हो गई? प्लासी के युद्ध के पश्चात। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दहसाला व्यवस्था है, दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो दहसाला व्यवस्था को। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कौन बिछवाया था? लॉर्ड डलहौजी बिछवाया था। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं, इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सिद्धांत भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ऐसा सिद्धांत किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थी। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किए थे? पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू किए थे। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी कौन? लॉर्ड डलहौजी ने। तो किसके बीच थी? ये था कलकत्ता और आगरा के बीच। किसके बीच था? कलकत्ता और आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त किए हैं कौन? जमींदार। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली जो चली, उसमें सबसे ज्यादा लाभ हुआ जमींदार को। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सूती वस्त्र का मिल की स्थापना हुई थी बंबई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो देखिए फ्रेंड्स, कृषकों के हितों के लिए सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान कौन करता था? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। कौन? मद्रास
प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस किस द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त, जिसे इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो परमानेंट सेटलमेंट, शुरू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अस्थाई बंदोबस्त, इसे इस्तेमरारी भी कहते हैं, ये किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? तो देखिए फ्रेंड्स, अस्थाई बंदोबस्त, जिसे इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, तो इसको लागू किए थे 1793 में। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी, वो लागू की गई थी 1822 में। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अस्थाई बंदोबस्त किस किस क्षेत्र में लागू किए गए थे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो किस किस क्षेत्र में लागू किए गए थे? बंगाल में तो लागू हुआ ही था, बिहार में भी हुआ था, बिहार से अफीम की खेती करते थे, अफीम का बिजनेस सबसे ज़्यादा बिहार से किए हैं, उसके बाद उड़ीसा में भी किए हैं, मद्रास के उत्तरी जिले में भी किए हैं, बनारस में भी किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बंदोबस्त जो 5 ऑप्शन दिया गया है ना, ये पांचों ऑप्शन में बंदोबस्त लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, मतलब पांचों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी शासनकाल के लिए सबसे ज्यादा कौन सा राज्य था जो कि अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो आपको बताए थे कि वो बिहार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो देखिए फ्रेंड्स, 18वीं सदी में क्या हो गया था कि बंगाल में जो वस्त्र उद्योग था उसका पतन हो गया था। तो उसके पतन का कारण क्या है? उसके पतन का कारण है कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल जो थे वो उच्च तटकर हो गए थे। क्या हो गए थे? उच्च तटकर हो गए, मतलब जो उनको माल मिलता था वो थोड़ा मुश्किल हो गया था। महंगा भी समझ लीजिए, हमारे ख्याल से मुश्किल ऐसा लगता है। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, नील खेती के लिए, जो नील की खेती होती है उसमें जो है जो किसान थे नील की खेती करने वाले, उनकी दुर्दशा हो गई, तो उस पर किसी ने पुस्तक लिखा है इसकी इसी बेस पर, और उस पुस्तक का नाम है नील दर्पण। तो पूछा जा रहा है कि ये पुस्तक को लिखे कौन है? तो इसको लिखे दीनबंधु मित्र ने, दीनबंधु मित्र। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेज जो है सबसे ज्यादा कहवा बागान लगाए थे वायनाड जनपद में। कहाँ पर? वायनाड जनपद में। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किए हैं दादा भाई नौरोजी। किसने किया है? दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजों के समय में क्या हुआ था? जनगणना हुई थी। सबसे पहले अंग्रेजों के समय में ही जनगणना हुई है इंडिया में। तो कब हुई थी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसके कार्यकाल में हुई थी, कब हुई थी ये नहीं, किसके कार्यकाल में हुई थी। तो ये हुई है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सर टॉमस मुनरो हैं ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। किससे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच में हुआ? इसका मतलब कि एक बात क्लियर हो गई कि प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? 1853 में हुआ। और किसके किसके बीच में हुआ है? बम्बई और थाने के बीच में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? इनका मुख्य उद्देश्य ये था
कि जो छोटे प्रशासनिक पद होते थे, जो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति होती थी, नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, मतलब जो छोटे प्रशासनिक पद हैं, जो छोटे पद हैं, उस पर जो नियुक्ति होती थी उसमें भारत के लोगों को लिया जाता था, पर तभी लिया जाता था जब वो पढ़े लिखे होते थे तब। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में, मतलब जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले जब ब्रिटिश सरकार चल रही थी, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिलेगी, पर वो छोटे पद पर रहेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है छोटे प्रशासनिक पद। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान, जिसे भू राजस्व भी कहते हैं, भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 89%। कितना? 89% राज्य को देना तय किया गया था। देखिए फ्रेंड्स कितना ज्यादा है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। तो देखिए फ्रेंड्स, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस किस क्षेत्रों में लागू की गई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू की गई थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। इन पांचों जगहों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। पांचों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, जिसे द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया। तो फ्रेंड्स इसके प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इसके प्रवर्तक हैं मार्टिन बर्ड। कौन है? मार्टिन बर्ड। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। तो 51% अपनाई गई भूमि पर जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग जो कि 1929 में हुआ था, इसका उद्देश्य था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या था ये पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य था कि जो श्रमिक होते थे, श्रमिकों को मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये था, हिटली आयोग का मतलब ये था कि जो श्रमिक होते थे, मजदूर जो होते थे, वो अपनी स्थिति के अनुसार, जैसी उनकी स्थिति हो, अच्छी हो या बुरी हो, उस पर क्या करें, वो सिफारिश कर सकते हैं, प्रस्तुत अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते थे। तो हिटली आयोग का मतलब ये था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो सीमित देयता का प्रथम बैंक जो था वो था अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, पर यह सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है? तो सबसे पहले लागू हुआ है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित हुआ जो इल्बर्ट बिल, तो इसका उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल का मतलब क्या था? क्यों पारित किया गया था? तो इसको इसलिए पारित किया गया था कि जहां तक अदालतों की दंडित आधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये था, जो इल्बर्ट बिल था, इल्बर्ट बिल का मतलब ये था कि भारत और यूरोप के लोगों को बराबरी पर रोकना। जैसे कि यूरोपियों के बराबर भारत जा रहे हैं तो यूरोप वाले रोकेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए, जैसा कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड लिखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। पहला है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जागीरदारी प्रणाली। ये जागीरदारी प्रणाली से है। और नेक्स्ट है, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि।
इसका मतलब है जमींदारी प्रणाली से। और नेक्स्ट है उप किराएदारी पर देने या गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसानों को आवंटित भूमि, इसका मतलब है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। और फोर्थ है ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व, इसका मतलब है महालवाड़ी प्रणाली से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1423, 1423। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण है फ्रेंड्स भारी उद्योगों का अभाव। क्या था? भारी उद्योगों का अभाव, इसीलिए क्या हुआ था? उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, भारी उद्योगों का अभाव था। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? तो देखिए फ्रेंड्स, किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया? तो सिर्फ और सिर्फ चाय के लिए। गलती से आप झूठ पर मत टिक करिएगा, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया है? तो वो समाप्त किया गया 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। किसके? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। उनके पट्टा जारी करेंगे, अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था, तो अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, कुछ लोग पट्टा जारी किए थे। तो इसका कारण क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कारण ये था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्या इसका मतलब ये था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था? नेक्स्ट है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स विचार करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है कि जो कि सही है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था से रिलेटेड। पहला है अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन भी सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, ये भी सही है। थर्ड है महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि महाल, जिसे जागीर का एक भाग भी कहते हैं, उसके अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। पहला है सूची फर्स्ट भू राजस्व व्यवस्था और सूची सेकंड में संबंधित व्यक्ति। तो देखिए फ्रेंड्स, अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित कौन व्यक्ति हैं? कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एली फिंस्टन। महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। तो देखिए फ्रेंड्स, महालवाड़ी व्यवस्था शामिल की गई थी गंगा घाटी में भी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, यहाँ भी लागू की गई थी। और थर्ड है मध्य भारत के कुछ भाग में भी लागू हुई है, मराठों के अधिकृत प्रदेश में भी लागू हुई है और पंजाब में भी लागू हुई है। तो पांचों जगह पर लागू हुई है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में काश्तकारी अधिनियम लिखा हुआ है और सूची सेकंड में उसका वर्ष बताना है। तो फ्रेंड्स, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886, दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883।
तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है 1 2 3 4, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, किस भाषा से भाषा पूछा जा रहा है, किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया है अंग्रेजी भाषा से। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसे महाधिकार पत्र भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को। 1854 में वुड का घोषणा पत्र हुआ था जिसे डिस्पैच भी कहते हैं घोषणा पत्र को। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा? तो प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति की पहचान करें। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा से संबंधित आयोग की पहचान करना है। पहला है हार्टोग समिति 1929। तो क्या फ्रेंड्स ये सही है? जी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद लिंडसे आयोग 1929, सप्रू समिति 1934, सार्जेंट आयोजना 1944। तो फ्रेंड्स इसमें चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे? तो फ्रेंड्स पूछा जा रहा है किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए और छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स ये कौन सा सिद्धांत है? ये अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कौन सा सिद्धांत ऐसा कहता है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। किसे? चार्ल्स ग्रांट को। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 ईस्वी में, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किए थे डेविड हेयर ने। किसने किए थे? डेविड हेयर ने। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण ये थे। पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन ही कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है। सेकंड है, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण। ये भी सही है। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण ये तीनों ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में अनौद्योगिकरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राक औद्योगिकीकरण, जिसे प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अनौद्योगिकरण को इंग्लिश में कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राक औद्योगिकरण को कहते हैं प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसकी अवधि कब से कब थी? इसका समय पूछा जा रहा है। तो ये था 1850 ईस्वी में। तो कब तक था फ्रेंड्स? ये था 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो इसकी आधुनिक उद्योगों की स्थापना का प्रारंभ हुआ है 1850 में। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। तो फ्रेंड्स ऐसा किसने कहा है? विलियम बेंटिंग ने कहा। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैप्टिस्ट मशीनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने
सीरापुर, जिसे श्रीरामपुर भी कहते हैं, श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुर त्रयी के नाम से जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह सीरमपुर स्थित है। तो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये बंगाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण क्या थे? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ए ऑप्शन कि ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चा माल की आपूर्ति। जी हाँ दोस्तों, ये राइट आंसर है, पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है? विस्तार भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र से आबद्ध करना। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। सी ऑप्शन कहता है आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। जी हाँ दोस्तों, ये भी राइट आंसर, उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। भारत में रेलवे के निर्माण क्यों किया गया? 3 ऑप्शन दिया गया, ये तीनों ऑप्शन इनके कारण है रेलवे का निर्माण करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? तो रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग कहा, किसने कहा? या इनको जननी कहा? तो फ्रेंड्स, इसको कहें कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। तो पटसन मिल सबसे पहले स्थापित की गई थी रिसरा में। रिसरा कहाँ है? बंगाल में। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना सबसे पहले हुई है बिहार में। कहाँ हुई है फ्रेंड्स? बिहार में हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? तो देखिए फ्रेंड्स, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा? इसे कहा है बुकानन ने। किसने कहा? बुकानन ने। राइट आंसर बी ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े नहीं है, कहानी के तौर पर पढ़े नहीं है और कहानी के तौर पर पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। तो फ्रेंड्स, पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करें, क्विज लगाइए, तभी उसका आंसर आप दे पाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कथन किसका है? तो ऐसा कथन है आर.सी. दत्त का। किसका है? आर.सी. दत्त का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह किसने कहा है? तो इस कथन को कहे हैं जॉन सुल्लीवान ने। किसने कहा है? जॉन सुल्लीवान। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया फ्रेंड्स कराची अधिवेशन में। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जो कि मार्च 1931 में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? उस समय कराची का जो अधिवेशन हुआ था, तो उस समय अध्यक्षता कौन लिया था? अध्यक्ष कौन बना था? तो उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे कराची अधिवेशन के, जो कि 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है अकाल से संबंधित आयोग और सूची सेकंड है गवर्नर जनरल। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेची आयोग जो कि 1880 में है, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन। लियाल आयोग 1897 में हुआ। इसके कौन है गवर्नर जनरल इस समय के? लॉर्ड एल्गिन। सी है मैकडोनल्ड आयोग 1900 में हुआ, तब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। और वुड हेड आयोग 1943 से 44,
तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है 1 2 3 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 2 3 4। नेक्स्ट है 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 या 43 में कहाँ पड़ा? तो फ्रेंड्स ये पड़ा है बंगाल में। कहाँ पड़ा है? बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बंगाल। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? तो देखिए फ्रेंड्स कौन कौन सा धंधा विकसित हुआ है? पहला जूट हुआ है, कोयला भी हुआ है, लोहा व इस्पात भी हुआ है, मशीन के पुर्जे नहीं हुए हैं, सूती कपड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 5। 4 ऑप्शन गलत है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एवं 5 पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता, जिसे इंग्लिश में फैमिन कोड भी कहते हैं, कब प्रचारित किया गया? अकाल संहिता कब प्रचारित किया गया? तो ये प्रचारित किया गया था 1883 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के। नेक्स्ट है रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ? तो रेल विभाग के लिए पृथक रूप से मतलब अलग से रेल बजट कब पारित किया गया? तो 1925 में पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो ब्रिटिश नागरिकों को सबसे पहले 1833 में भारत में भूमि खरीदने के लिए और भारत में बसने के लिए अनुमति मिली। कब मिली? 1833 में। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है रमेश चंद्र दत्त। कौन है? रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले प्रारंभ हुआ है 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? तो देखिए फ्रेंड्स अंग्रेजों द्वारा जो कार्य किया गया था धन के निकास जैसे कार्य को किए हैं अंग्रेजों ने, इन्हीं को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा है? अनिष्टों का अनिष्ट। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक किस प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? तो भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय अर्थविदों में शामिल है। तो भारतीय अर्थविदों में शामिल कौन है? पहले दादा भाई नौरोजी भी हैं, आर.सी. दत्त भी हैं, एम.जी. रणाड़े भी हैं, एम.जी. रणाडे भी हैं और उसके बाद डी.एन. गाडगिल भी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी हैं, के.टी. शाह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी जितने भी हैं ये सब भारतीय अर्थविदों से में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आयोग जो गठन किया गया है ये हुआ है 1916 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पहला औद्योगिक सम्मेलन पारित किया गया 1907 ईस्वी में। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1925 में जो सरकार द्वारा गठित किया गया था भारतीय आर्थिक जांच समिति, तो उसके अध्यक्ष थे एम विश्वेश्वरैया। कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था?
तो अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो सबसे पहले जो लाइन बिछाई गई थी उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो भारत पर 19वीं शताब्दी में आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो उसका परिणाम सिर्फ ये था कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। क्या फ्रेंड्स? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। जी हाँ दोस्तों, कृषि पर ही आधारित होते हैं हर व्यक्ति, हर देश, हर राज्य, हर जिला, सब कुछ कृषि पर आधारित होता है। इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया? कृषि पर धावा बोला। नेक्स्ट है, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? तो भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था, वो ऐसा कौन सा तरीका, वो ऐसी कौन सी बात है जो 1813 में ब्रिटिश द्वारा किया गया था? और ब्रिटिश क्या किए थे? भारत के आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाए थे वो। तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन है? मुक्त व्यापार नीति। क्या फ्रेंड्स? मुक्त व्यापार नीति किए थे। मुक्त व्यापार नीति मतलब कि आपको क्या, लगान नहीं देना होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत को इंग्लिश में ड्रेन थ्योरी कहते हैं। ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो उसको परिभाषित कौन करता है? परिभाषित करता है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। तो फ्रेंड्स आप वहां सिद्धांत में यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम जार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम जार्जेज की संगठक थी? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। जी हाँ, ये भी सही है। सेकंड है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु तो प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ये भी सही है। थर्ड है, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली नीति। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब तीनों ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है फ्रेंड्स ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ये कंपनी क्या है? ये कंपनी सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी, रेल नहीं प्रारंभ की थी। रेलवे लाइन बिछाना, रेल चलाना, ये सब तो काम 1853 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। रेल सेवा प्रारंभ कौन किया था? तो रेल सेवा प्रारंभ किए थे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था? पहला था, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। बिल्कुल सही बात है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही बात है। कर लगाने की पूर्व भूमि व सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही बात है। इसका राइट आंसर तीनों ऑप्शन है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था? सीधे सरकार को लगान दिया जाता था और सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तो इसका राइट आंसर तीनों ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का? दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि? अब बताना है आगे। पहले क्या कहा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि? उनकी प्रभावी देन, उनका देन ये था, वो ज़्यादा प्रभाव क्या डालना चाहते थे ये बताना है। तो सबसे पहले ये क्या करना चाहते थे कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि
भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी का सिर्फ यही एक क्या था, मानना था कि जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज लोग हैं, इनका मकसद है कि भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो यही बात सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा अभी आप सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आप इसी वीडियो में पढ़े हैं कि सबसे ज़्यादा उनका किस क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है। तो आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है अंग्रेजों का, और यही बात आप पहले क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं। और यही चीज़ दादा भाई नौरोजी मानते थे, यही बात दादा भाई नौरोजी कहते थे। और दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है। लिखा हुआ है उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, ये गलत है। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया, ये भी गलत है। सिर्फ पहला वाला सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार जो होता था, तो चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिए थे कब? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। कब? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रभाव, उनसे रिलेटेड टॉप 90 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो फ्रेंड्स से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।